इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लोरोबेंजीन और हैलोएरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैलोएरिन जो है रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जल में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक विलायक या कार्बनिक विलायकों में जैसे एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर आदि विलायकों में विलय होते हैं। इसका कारण ये होता है कि इन अणुओं में अल्प ध्रुवीयता के कारण ये जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण जल में ये अविलेय होते हैं। ये जल की तुलना में भारी होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ इनके घनत्व भी बढ़ते जाते हैं। जैसे इसमें देखिए मेरी फ्लोरोबेंजीन है, यहाँ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन में आई का साइज बड़ा होता है, जिसके कारण ये जो है आकार में इनकी वृद्धि होती है, तो इनका घनत्व भी बढ़ता है। मोनो हैलोएरिन्स के गलांग और क्वथनांक समान एरिल समूह होने पर हाइड्रोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तो ये फेनिल ग्रुप तो सब में समान है, लेकिन इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्वथनांक में इनके वृद्धि होती जाती है। तो देखिए फ्लोरोबेंजीन का 358 केल्विन टेम्परेचर है, और फ्लोरीन की जगह यदि हाइड्रोजन आयोडीन आ जा रहा है तो यहाँ धीरे धीरे ये आपका क्वथनांक ये बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 461 हो जा रहा है। इसी तरह स्वाभाविक डाई हैलोएरिन के क्वथनांक हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति के कारण लगभग समान होते हैं, परंतु इनके यौगिकों के गलनांक में बहुत अंतर दिखाई देता है। ऑर्थो एंड मेटा समूह की तुलना में पैरा समूह के गलनांक ज़्यादा अधिक होता है। तो यदि बेंजीन रिंग पर यदि दो हाइड्रोजन परमाणु जुटे हों, जैसे ये केस है ऑर्थोडाई क्लोरोबेंजीन का, और ये क्या है मेटा क्लोरोबेंजीन, और ये है पैरा क्लोरोबेंजीन, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इनके, लेकिन इनके गलनांक जो है जो पैरा क्लोरोबेंजीन होता है इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है इनकी तुलना में। आर्थो और मेटा की तुलना में पैरा का ये ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है, इसमें स्ट्रक्चर जो है ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें पैकिंग बहुत अच्छी होती है। एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। तो क्लोजली पैकिंग के कारण यहाँ सघन व्यवस्था बनती है, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में ये पैकिंग इसमें कम हो पाती है, जिसमें अंतर आणविक बल कम लगते हैं, जिसके कारण इसकी कम पैकिंग व्यवस्था होने के कारण ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में इसका गलनांक इनका कम होता है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक इन सभी में आइसोमर में सबसे ज़्यादा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा। तो इस तरह से यहाँ एक अंतर आता है इसमें देखने के लिए। तो लास्ट में लिखा है आर्थो और मेटा समूह की तुलना में पैरा समूहों की अधिक ऊंचे ताप पर गलता है। इस में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड अदर हैलोएरिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि हैलोएल्केन की तुलना में हैलोएरिन कम क्रियाशील होते हैं। इसकी अल्प क्रियाशीलता के निम्न कारण होते हैं। पहला जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके लिए कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वह हैलोएल्केन RX की तुलना में RX और ARX की तुलना में ये कम क्रियाशील होता है। ARX कम क्रियाशील होता है और RX एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका कारण क्या होता है, इसमें जो है पहला कारण ये होता है कि हैलोएरिन्स में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन से जो बेंजीन से जो क्लोरीन जुटा होता है, इस पे देख रहे हैं क्लोरीन पर जो है 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रेजोनेंस करके बेंजीन के साइड पर चले जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक लोन पेयर यहाँ आ गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन पर यहाँ आ गया, और जो है यहाँ देखिए फिर ये जो है रिंग के अंदर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन
इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना लेता है यहाँ। इसके बाद जो है ये जो है ये 5 इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर 2 से लेकर के 5 तक स्ट्रक्चर 3, 4, 5 के अंतर्गत देखेंगे कि बेंजीन रिंग के कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो किसी भी रिएक्शन में इस डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, हार्ड होता है, जिसके कारण ये जो एल्किल हैलाइड जो रिएक्शन दिखाते हैं उसकी तुलना में हैलो एल्किन डबल बॉन्ड के कारण या रेजोनेंस के कारण इनका जो है बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे रिएक्शन कम दिखाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो होती है तुलना में, ये जो है CX बंध के कार्बन की संकरण अवस्था जो हैलो एल्केन में जो होता है RX में आपका और AX में, ये जो R पर जो का कार्बन होता है इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और AR पर जो बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुटा होता है वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कार्बन एटम की। तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन एटम होता है उसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जैसे आपका ये बेंजीन है और यहाँ Cl जुटा हुआ है, तो ये जो कार्बन एटम होता है ये बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और मान लीजिए हैलो एल्केन CH3Cl है, तो यहाँ जो कार्बन एटम है वहाँ आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3 में S कैरेक्टर आपका हो जाएगा 25%, और sp2 में S कैरेक्टर कितना हो जाएगा आपका 33% करीब। तो ये देखिए जब S कैरेक्टर बढ़ता है तो उस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ कार्बन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण ये खींचता है, जिसके कारण Cl को Cl- के रूप में निकलना कठिन हो जाता है। और यहाँ पर sp3 में S कैरेक्टर कम है, तो एक कार्बन एटम इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम पावर से खींचेगा, जिससे इस केस में Cl को निकलना आसान हो जाएगा। इसीलिए जो है मेथिल एल्किल हैलाइड से Cl आसानी से निकल जाता है, लेकिन जब बेंजीन रिंग से Cl जुटा होता है तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो इस कारण 2 कारण होते हैं जिसके कारण बेंजीन जो है बेंजीन से जो क्लोरीन जुटा होता है वह कम रिएक्टिव होता है। आप लोग देख रहे हैं कि एक में जो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, दूसरा जो है जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम पर उसमें भी अंतर होता है, जिसमें बेंजीन से जो कार्बन एटम है और क्लोरीन का वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसको इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, यहाँ बेंजीन के कार्बन एटम पर sp2 संकरण है, और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और क्लोरीन की 1.69 एंगस्ट्रॉम है इसका बॉन्ड लेंथ। अब यही चीज़ आप लोग देखेंगे मेथिल क्लोराइड में, तो मेथिल क्लोराइड के कार्बन पर sp3 संकरण है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर 1.82 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में 1.82 और कार्बन और क्लोरीन के बीच में 1.69। तो ये क्या है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 1.69 और कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ 1.82। तो जो बॉन्ड छोटे होते हैं उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जो बॉन्ड बड़े होते हैं उसको तोड़ना आसान होता है। इसलिए जो है ये एल्किल हैलाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और क्लोरोबेंजीन क्या होता है एल्किल हैलाइड की तुलना में लेस रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से दोनों में यदि पूछा जाए कि हैलो एरिन और हैलो एल्केन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसका आंसर निकल करके आएगा कि हैलो एल्केन जो है हैलो एरिन की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसके कुछ रिएक्शन जो है आप लोग देखिए, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अक्रियाएँ। तो ये रिएक्शन बहुत हार्ड कंडीशन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर कराएंगे तो ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन भी दे सकता है। यही रिएक्शन एल्किल हैलाइड आसानी से दे लेता है। तो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप लोग कराएंगे NOS से, तो क्लोरीन जो है OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और बनता है फिनाल। और जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया और
क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो Cl का NH2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है और एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसी तरह आप जो है क्लोरोबेंजीन का क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो Cl जो है रिप्लेस हो जाएगा Cn ग्रुप से, तो ये बनेगा आपका फेनिल साइनाइड, ये बनता है। तो इस तरह से ये कुछ जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब दूसरा चीज़ में देखा गया है कि यदि कुछ ग्रुप बेंजीन रिंग से जो ग्रुप्स हैं, ये जो मान लीजिए आपका क्लोरोबेंजीन है और इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, यदि इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया जाए तो ये देखा गया है कि इस क्या जो रिएक्टिविटी होती है वह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये आपका जो है जैसे आप इसमें देखेंगे कि ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी क्रिया NOH से कराएं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब हम NOH से कराते हैं तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्रिया कराते हैं तो Cl जो है OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन यही देखिए दूसरे वाले रिएक्शन में हम लोग यदि इसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये है कुछ लोअर टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन संभव हो जाता है। तो जो 623 केल्विन का टेम्परेचर लिए हैं, यदि एक नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पर जोड़ दे रहे हैं तो ये 443 केल्विन पर ही ये रिएक्शन हो जाता है, मतलब कुछ ईजी हो जाता है रिएक्शन। और यही चीज़ आप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ दें, जैसे हमने यहाँ Cl के साथ क्या लगा दिया, आर्थो ग्रुप NO2 और पैरा ग्रुप, तो ये रिएक्शन और आसान हो जाएगा, Cl और आसानी से OH द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ टेम्परेचर देखिए आप लोगों के 443 की जगह एक नाइट्रो ग्रुप बढ़ा दिए तो टेम्परेचर और कम हो गया, 368 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये जो है आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। और एक नाइट्रो ग्रुप और बढ़ा दिए तो रिएक्शन और आसानी से केवल वाटर के साथ करा देंगे। यदि पानी के साथ ही केवल क्रिया करा दे रहे हैं और गर्म कर दे रहे हैं तो आपका Cl ग्रुप OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए थर्ड रिएक्शन में जो है आपका तो ये जो है हम लोग नाइट्रो ग्रुप को बढ़ाते जा रहे हैं आर्थो पैरा पोजीशन पर, तो रिएक्शन धीरे धीरे आसान हो जा रहा है। आसान कंडीशन में ही जो है आपका प्रोडक्ट बनने लगेगा। जब देखिए लास्ट वाले में जब Cl के साथ आर्थो पैरा आर्थो पर 3 NO2 ग्रुप लगा दिया गया है तो यह रिएक्शन केवल H2O के साथ ही क्रिया करके पानी के साथ गर्म करेंगे तो ये आपका Cl ग्रुप OH द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनॉल और कॉमनली इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब इसका जो है ये किस तरह से सहयोग करता है, इसका मैकेनिज्म देखना हो तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग कि जैसे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ले लिया गया, ये हमारा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है और ये OH है। तो OH का अटैक यदि हम करा रहे हैं तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर आ जाएगा और OH जो है यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आ गया है ये रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करेगा, रेजोनेंस डिलोकलाइज होगा। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस जो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुटा हुआ है वहाँ पर आ गया। तो देखिए कार्बन पर कौन सा बन गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर डिलोकलाइज हो जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ नाइट्रोजन पर आ गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ गया। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया और पुनः जो है ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये आपको ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं, जिसमें यहाँ देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग से होते हुए और नाइट्रोजन परमाणु पर विस्थानित हो जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है अनुनादी सभी स्ट्रक्चर का क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये मिल रहा है। और इससे क्या होगा, ये Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर और ये आपका क्लोरोबेंजीन
आर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जब पैरा पोजीशन पर आप जोड़ेंगे नाइट्रो ग्रुप को तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना लेगा। और यही चीज़ जो है ये देखा गया है कि जब आप नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पर जोड़ते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर जो पहले वाले में पैरा में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो जब मेटा पर आप नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे तो ये केवल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण इसका जो है ज़्यादा रोल नहीं होता, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये जो है आपका ये नाइट्रो ग्रुप को कहाँ जोड़ना होगा, या तो आप आर्थो ग्रुप पर जोड़िए या पैरा ग्रुप पर जोड़िए, तो आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। और यदि मेटा ग्रुप पर आप लोग नाइट्रो ग्रुप को जोड़ रहे हैं तो केवल ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो बढ़ती है वह नाइट्रो ग्रुप को आपको जोड़ना पड़ेगा आर्थो या पैरा पोजीशन पर। यदि मेटा ग्रुप पर पैरा नाइट्रो ग्रुप को जोड़ रहे हैं तो रिएक्शन के रेट पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है, ये तो अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब जो है क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग पढ़े थे, उसमें क्या होता है हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये होते हैं। यहाँ पर जो है आपका क्लोरोबेंजीन का जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। जैसे बेंजीन दिखाता है उसी तरह आपका क्लोरोबेंजीन भी दिखाएगा, लेकिन इसके लिए आपका जो रिएक्शन रेट होता है वह उसकी तुलना में ये स्लो डाउन रहेगा। बेंजीन की तुलना में क्लोरीनेशन इसका स्लो डाउन होगा। तो यहाँ देखिए पहला रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कराएंगे। तो जो ये क्लोरीन होता है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जो भी नेक्स्ट रिएक्शन होंगे वो आर्थो एंड पैरा के मिक्सचर मिलेंगे। तो क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये आपका मिला 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे, इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे। इसी तरह नाइट्रेशन कराएंगे इसका, तो आपको क्या लेना पड़ेगा कांक HNO3 और कांक H2SO4 के रूप में कराएंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक नाइट्रो ग्रुप आर्थो ग्रुप पर जुड़ जाएगा और एक में नाइट्रो ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो एक बनेगा 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और एक बनेगा 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका नाइट्रेशन कराने पर NO2 ग्रुप जुड़ता है, हाइड्रोजनेशन कराने पर Cl2 लिए हैं तो Cl जुड़ेगा, Br2 लेंगे तो Br जुड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका होता है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में आप लोग जानते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कांक H2SO4 से कराएंगे तो एक प्रोडक्ट आपका आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा पैरा प्रोडक्ट। तो इसमें जो नामकरण करेंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कि SO3 मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और क्लोरीन हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो नंबरिंग करेंगे तो SO3 वाले को 1 देंगे और क्लोरीन वाले को 2 दे देंगे। तो लिख देंगे 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या निकल के आएगा 2 क्लोरोबेंजीन। ये है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड दूसरे वाला का ये। इसी तरह जो है आप इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन तो ये होता है मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड की के साथ उत्प्रेरक लेते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आपका आर्थो एंड पैरा इसके प्रोडक्ट मिलेंगे। यदि मेथिल ग्रुप आर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे 2 क्लोरोटालुइन और 4 पोजीशन पर जुड़ रहा है तो 4 क्लोरोटालुइन। और उसी तरह आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जब रिएक्शन आप लोग CH3COCl इसको कहते हैं एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे तो ये आपका बनेगा आर्थो क्लोरो एस्टोफिनोन। इतना ग्रुप को एस्टोफिनोन कहेंगे और इसके सापेक्ष ये पोजीशन जो है आर्थो पोजीशन है, तो नाम लिख देंगे आर्थो क्लोरो एस्टोफिनोन और दूसरा हो जाएगा पैरा क्लोरो एस्टोफिनोन। तो इस तरह से ये कुछ आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। अब आप लोग कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग देखेंगे। तीसरे कैटेगरी का रिएक्शन ये देता है रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल में जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप का मेटल्स हैं लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और जो है मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, इनसे भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए
ये ब्रोमोबेंजीन की क्रिया यदि लिथियम से कराएंगे तो जो ब्रोमीन जहाँ है वहाँ पर लिथियम आ जाएगा और LiBr निकल जाएगा, तो ये फिनिल लिथियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद सोडियम। तो रिएक्शन विद सोडियम जो है यह दो तरह का रिएक्शन देता है। एक होता है नेम रिएक्शन बनता है फिडिक रिएक्शन। फिडिक रिएक्शन में क्या होता है कि आप 2 मालिक्यूल क्लोरोबेंजीन के ले लेंगे और 2 मालिक्यूल सोडियम का ले लेंगे, तो ये आपस में दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं और साथ में 2NaCl निकलता है। तो ये बनता है जब 2 बेंजीन आपस में जुड़ते हैं, जिसको आप डाईफेनिल कह लीजिए या बाईफेनिल इसमें बनता है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। दूसरा होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में ये होता है कि एक मालिक्यूल क्लोरोबेंजीन का लेते हैं और एक मालिक्यूल एल्किल हैलाइड का लेते हैं। तो इसमें जो है क्लोरोबेंजीन का Cl मेथिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और इसमें बनता है टॉल्यूइन और आपका बन जाएगा NaCl। तो ये जो है, और एक वुड्स रिएक्शन इसी टाइप का होता है, तो वो प्योरली एल्किल हैलाइड के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 नेम रिएक्शन इसमें आते हैं, जिसमें एक वुड्स रिएक्शन होता है जब एल्किल हैलाइड को सोडियम से क्रिया कराते हैं, और दूसरा जो है फिडिक रिएक्शन होता है जब प्योरली एरिल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, और वुड्स फिडिक रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की क्रिया कराते हैं। तो इसमें टॉल्यूइन बनता है। इस तरह से जो है अब इसमें जो है आप लोगों का लिथियम के साथ रिएक्शन हो गया, सोडियम के साथ रिएक्शन हो गया, और नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे आप लोग एल्किल हैलाइड में पढ़े थे, उसी तरह ये एरिल हैलाइड भी मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में यदि ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में कराएंगे तो ये बनता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये कैटेगरी होती है। ये देखिए चौथा रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट है, कॉपर चूर्ण के साथ यदि रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर चूर्ण के साथ यदि एरिल हैलाइड आयोडो बेंजीन की क्रिया करा रहे हैं, तो ये एक नेम रिएक्शन ही निकलता है जिसको कहते हैं उल्मेन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आयोडो बेंजीन को कॉपर के साथ गर्म कर देंगे तो आपको डाईफेनिल बनेगा और क्यूप्रस आयोडाइड बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उल्मेन रिएक्शन। जब आयोडो बेंजीन को कॉपर से क्रिया कराएंगे तो डाईफेनिल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एरेंज पूर्ण होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।